नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में जो टॉपिक रहने वाला है वो है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। ये जो टॉपिक है ये एक बढ़िया टॉपिक है और सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है उससे मैक्सिमम जो प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो यहाँ से रहती है। एक तो ये वाला पार्ट और एक जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा मियोसिस फर्स्ट, वहां से। वैसे तो सवाल तो कहीं से भी बन सकते हैं लेकिन ज्यादातर जो पैटर्न देखा गया है पिछले सालों के अंदर सवाल अगर देखते हैं तो ज्यादातर सवाल आज की जो क्लास है इससे देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आज हम जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है जिसके अंदर 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आप देख सकते हैं समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। और आज ये दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर इसका हो चुका है जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इसका किया था कि सेल साइकिल होता क्या है, कोशिका चक्र होता क्या है, उसका डायग्राम कैसा है, मतलब वो हमने बना के देखा। फिर उसके अंदर मतलब जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने बताया। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने कहा था कि हम जिन्होंने पहली क्लास देखी है वो जिन्होंने जो पहली बार यहाँ पे आए वो कंफ्यूज कर ही होंगे। पहली क्लास में मैंने बोला कि ये क्लास आपकी मैं मतलब ये जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, इसको मैं 2 क्लास में समाप्त करूंगा। एक तो उस दिन जो आई थी और एक और मैंने बोला था कि उसमें मैं आपको मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाऊंगा। लेकिन आज ये दूसरी क्लास है, इसके अंदर भी चैप्टर नहीं होगा। मुझे अब 3 क्लास लगेगी इस चैप्टर को पूरा करने में। क्यों, इसका रीजन में भी मतलब एक इंसिडेंट हुआ छोटा सा मेरे साथ, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जब मैं रिकॉर्ड किया वो क्लास लगभग 1 घंटे की मैंने डाली थी, आपने देखी होगी पहली क्लास। और ये बात बताने से पहले एक मैं निवेदन करूंगा आपसे कि ये क्लास आप केवल और केवल तभी देखेंगे जब आपने पहली क्लास देख ली है ना, क्योंकि पहली क्लास नहीं देखी है इसका मतलब दूसरी क्लास पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सेल साइकिल एक प्रोसेस है, कोशिका एक प्रोसेस से गुजरनी है, तो आधे प्रोसेस से तो वो गुजर चुकी है। इंटरफेज तो हमने पढ़ ही लिया, उसके बाद एम फेज आता है। आज तो हम एम फेज पढ़ने वाले हैं, तो आपको इंटरफेज पढ़ना है। जो पहली क्लास है उसको पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद आज की क्लास देखना है। और आपने पहली क्लास देख ली तो फिर स्वागत है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, जब मैंने वो क्लास रिकॉर्ड करी तो पहले मैंने बेसिक पढ़ाया, उसके अंदर लगभग 1 घंटा लग गया जो आपके सामने मैंने क्लास डाली थी। फिर मैंने लगभग 45 से 50 मिनट के आसपास जो है उसी क्लास में, मतलब वो क्लास 1 घंटे 50 मिनट के आसपास या 45 मिनट के आसपास बनी होगी, उसके अंदर मैंने माइटोसिस भी करवा दी। हुआ क्या, जब मैं पूरी क्लास खत्म करके कैमरे की तरफ देखा, मतलब फोन का कैमरा, आप सोच रहे होंगे कैमरा है सर के पास, फोन की तरफ देखा तो वहां पे क्लास रुकी हुई थी, मतलब क्लास चल ही नहीं रही थी। अब मैंने फटाफट से फोन गैलरी खोली कि यार कहाँ है, कितना कितना बना, कुछ पता भी नहीं था कि कहीं पूरा ही नहीं रुक गया। फिर देखा तो लगभग 1 घंटे 8 मिनट की क्लास उसके अंदर रिकॉर्ड हो रखी थी, बाकी का बाद में कट गया, पता नहीं कैसे कट गया। जो भी, अब भाई मशीनी चीजें हैं, ठीक है, तो कुछ भी नहीं कह सकते, तो कट गया 1 घंटे 8 मिनट का। तो फिर मैंने उसको कट करके 1 घंटे का वीडियो डाल दिया, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं बढ़िया हुआ। नहीं तो फिर वो क्लास 2 घंटे की हो जाती है ना। कहते हैं नहीं कि जो भी भगवान करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो वो क्लास में 1 घंटे 45 मिनट की डालने वाला था और मैंने तो रिकॉर्ड ही कर ली, वो रिकॉर्ड हुई नहीं फोन में, है ना। तो फिर वो 1 घंटे की मैंने डाली और आज मैं आपको माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन पढ़ाने वाला, ठीक है। और अगली क्लास में मियोसिस पढ़ा दूंगा। और यहाँ तक भी रुकी नहीं बात, फिर मैंने क्या किया, दूसरे दिन मैं सुबह को मतलब वो क्लास ले नहीं पाया, कहीं पे चला गया, तो शाम को मैंने सोचा शाम को क्लास लेते हैं। तो 4:30 के आसपास जो है 5 बजे के आसपास में क्लास लेनी स्टार्ट की, 5 बजे के आसपास। तो 5 बजे तो ठीक ठाक दिन था, ऐसे लाइटिंग वगैरह ठीक थी। अब 6 बजे आपको पता है सर्दी का मौसम आ चुका है, तो 6 बजे अंधेरा हो जाता बिल्कुल। तो फिर मैंने जब वो क्लास में एडिटिंग करने बैठा, उस समय भी मैंने पूरी क्लास ले ली थी, है ना, माइटोसिस पूरा पढ़ा दिया था। दूसरी क्लास जो अभी ले रहा हूँ वो एक बार में ले ली। तो फिर मैं एडिटिंग करने बैठा तो वो लास्ट में ब्लैक सा हो गया। फिर यार लगा रे यार नहीं, ये भी नहीं डालना चाहिए। तो ये जो माइटोसिस है ना, ये पता नहीं कैसा टॉपिक है, मैं तीसरी बार करवा रहा हूँ और अभी भी होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई विश्वास उठ चुका 2 बार, तो है ना, हो गया हमारे साथ खेला। तो आज हम समसूत्री विभाजन को फिर से कोशिश करेंगे बड़ी हिम्मत के साथ। और 2 बार मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये तीसरी बार, 3 दिन लगातार समसूत्री विभाजन पढ़ाते हो गए मेरे को, ठीक है। तो अब तो कान, दिमाग, आंख सब कुछ खोलना, एक एक पॉइंट को सुनना, टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा।
बहुत सारी जगह आपको पता भी नहीं चलता कि सर प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है। मैं आपको गारंटी दूंगा कि जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोफेज के अंदर 4 पॉइंट बताऊं, 5 पॉइंट बताऊं, मेटाफेज में जितने पॉइंट बताऊं, उन पॉइंट से आपको बाहर झांक के भी नहीं देखना है। उतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, उतने ही पॉइंट आपको समझने हैं, और मैं हर पॉइंट को समझाऊंगा, हर पॉइंट को यहाँ पे लिखाऊंगा, और हर पॉइंट को डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। ये भी देख लेना, ठीक है। तो बिल्कुल आंख कान नाक जो भी है सब कुछ खोल के सुनना है, और टारगेट लो कि ये चीज आपको आज की आज ही याद हो जाए, क्लास में ही याद हो जाए, ऐसा करना है, ठीक है। तो 40 मिनट की क्लास रहेगी। आप सब लोग, मैं निवेदन करूंगा पूरी क्लास देखिए, आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, जो पहली क्लास थी उसको 5 मिनट का मैं आपको क्या दे देता हूं, उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कोशिका चक्र। वैसे आपको वो क्लास देख के फिर यहाँ पे आना है, लेकिन जिन्होंने देख रखी उसको 2 मिनट में फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा कोशिका चक्र कि क्या होता है कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन। तो कोई भी कोशिका विभाजन का मतलब होता है वो 2 टुकड़ों में टूट जाती है, एक चीज से 2 चीज बनना, उसको विभाजन कहते हैं। पार्टीशन, विभाजन वही तो होता है। डिवीजन क्या होता है, एक चीज से 2 चीज बनना। तो यहाँ पे कोशिका विभाजन का मतलब तो आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं सही ढंग से बात करूं तो कोई भी कोशिका विभाजित होने से पहले वृद्धि करती है। समझ गए मेरी बात को। कोई भी कोशिका विभाजित होने से पहले वृद्धि करेगी। भाई अगर वो 2 भागों में बंटना चाहती है तो उससे पहले वो वृद्धि भी तो करनी चाहिए, है ना। 2 भागों में बंटने लायक उसका शरीर भी तो होना चाहिए। कैसे मेरा जैसा शरीर और 2 भागों में बंटना चाहे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसको 2 भागों में बंटने के लिए कम से कम उसके अंदर पहले वृद्धि होगी और फिर वो विभाजित होगी। तो कोशिका पहले वृद्धि करती है जिसको हम वृद्धि प्रावस्था कहेंगे, और फिर विभाजित होती है जिसको हम विभाजन प्रावस्था कहते हैं। यानी कि कोशिका चक्र को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक वृद्धि प्रावस्था, एक विभाजन प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था को ही हमने नाम दे दिया इंटरफेज। क्या नाम दे दिया, इंटरफेज या अंतरावस्था। और जो विभाजन प्रावस्था है उसको हमने नाम दे दिया एम फेज या माइटोटिक फेज। उस क्लास में मैंने आपको फिर कोशिका चक्र बना के बताया, और फिर मैंने इंटरफेज के अंदर जो 3 अलग अलग पार्ट होते हैं G1, S और G2, उसके बारे में बताया। G1, S और G2 क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, एक कोशिका के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं, वो हम अगर देखें तो G1 के अंदर 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। पहला मैंने यहाँ पे कहा कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, उन सभी का डुप्लीकेशन, उन सभी का द्विगुणन वहां पे होता है। जीवन के अंदर क्या होता है, जितने भी कोशिकांग एक सेल के अंदर होते हैं उनका द्विगुणन हो जाता है। और दूसरी मैंने आपको बात बताई जीवन में कि यहाँ पे सेल की कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। कोशिका की स्थिति क्या होती है, वो रहती है 2n 2c। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या, और 2c का मतलब यहाँ पे डीएनए की मात्रा या भार उसको कह सकते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज आपको जीवन में याद रखनी है कि सभी कोशिकांगों का द्विगुणन यहाँ पे होता है, सेल की कंडीशन 2n 2c। फिर आती है एस फेज जिसको हमने सिंथेटिक फेज कहा। इसके अंदर मैंने आपको कहा कि 4 पॉइंट याद में रखने हैं। कौन कौन से, पहला है डीएनए का रेप्लिकेशन। चाहे डीएनए का रेप्लिकेशन कहो, चाहे डीएनए का डुप्लीकेशन कहो, एक ही बात है। प्रतिकृतिकरण कहो, द्विगुणन कहो, एक ही बात है। दूसरा यहां पे आपको याद रखना है सेंट्रियोल यानी कि तारक केंद्र का डुप्लीकेशन, द्विगुणन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। तीसरा पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण। तो 3 पॉइंट यहां पे ये हो गए कि डीएनए का रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण। और चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है सेल की कंडीशन। जो जीवन में 2n 2c थी वो अब 2n 4c हो गई, यानी कि जो डीएनए की मात्रा है वो बढ़ गई। क्यों बढ़ी भाई, क्योंकि पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का द्विगुणन, यानी कि डीएनए अगर डबल हो गया मतलब उसकी मात्रा ही तो डबल हुई है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर गुणसूत्र पहले 4 थे तो अभी भी 4, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो बढ़ गई, उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई। इसलिए सेल की कंडीशन 2n की तो 2n ही है, लेकिन 2c की जगह 4c होगी। समझ गए बात को। तो ये आपको 4 पॉइंट इसमें ध्यान है। फिर आती है G2 फेज। इसमें आपको सेल की कंडीशन वही रहेगी 2n 4c, कोई बदलाव नहीं आएगा। जो S में थी वो यहाँ। और एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना कि जितने भी प्रोटीन है उसका निर्माण यहाँ पे होता है। क्यों, क्योंकि अब कोशिका सीधे M फेज में जाने वाली है, तो M फेज में जाएगी।
ठीक है सर, ये इंटरफेज हो गया। उसके बाद मैंने बताया एम फेज क्या होता है। एम फेज के अंदर मैंने आपको कहा 2 स्टेप होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कोश केंद्रक का विभाजन, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, उसका विभाजन होता है, उसको हम एक शब्द यूज करते हैं, वो होता है कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस सभी समझते हैं कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो एम फेज में 2 काम होते हैं, पहले केंद्रक विभाजित होगा और फिर उसका कोशिका द्रव्य दोनों का अलग अलग बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अब यहाँ पे जो एम फेज होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। कैसे? ये तो 2 प्रकार है, एम फेज के 2 प्रकार है और एम फेज खुद 2 प्रकार की होती है। कैसे? एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। क्यों सर? क्योंकि हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो कोशिका है वो 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। तो हमारे शरीर के अंदर जो कायिक कोशिका है उनके अंदर तो एक अलग प्रकार का विभाजन होता है और जो जनन कोशिका है उनमें अलग प्रकार का विभाजन होता है। कायिक कोशिका में जो विभाजन होता है उसको हम नाम दे देते हैं समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। और जो जनन कोशिका होती है उनमें जो विभाजन होता है उसको हम नाम दे देते हैं अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज में आ गए कि सर माइटोसिस और मियोसिस क्या है। तो माइटोसिस कायिक कोशिका में होता है, लेकिन माइटोसिस वही है, इसके अंदर भी 2 ही भाग है, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। मियोसिस कहोगे तो मियोसिस के अंदर भी 2 ही पार्ट है, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। बस डिफरेंस इतना है कि हमारे सेल के अंदर कुछ कोशिका माइटोसिस द्वारा विभाजित होती है और कुछ कोशिका मियोसिस द्वारा विभाजित होती दोनों एम फेज ही। और एम फेज के 2 ही स्टेप है, एक तो कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन। अभी हम टॉपिक पे आए हैं, ये इतना चीजें मैंने आपको बेसिक से लेके हुए समसूत्री विभाजन पे लेके आया हूं। आज हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन की भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें 4-5 मैंने पिछली क्लास में कर ली थी, तो वहां यहाँ पे दोबारा करना का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि समसूत्री विभाजन कहते किसे। सबसे पहले तो ऐसा विभाजन जिसमें एक पितृ कोशिका मतलब जो पुरानी सेल है ना, पितृ कोशिका 2 समान पुत्री कोशिका में, डॉक्टर सेल 2 समान पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाती है, उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। समझ गए मेरी बात को। जब एक पितृ कोशिका 2 समान पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाती है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, मान लो ये एक सेल है 2n, ये 2n सेल है, इसके अंदर अगर माइटोसिस होता है तो इससे जो सेल बनेगी ना, 2 सेल, वो 2n ही बनेगी, यानी कि समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस जो होता है इसकी खोज अगर मैं बात करूं पादप कोशिका में किसने की, तो वो की आपकी स्ट्रोसबर्गर ने। जंतु कोशिका में खोजकर्ता का नाम है फ्लेमिंग, और जो नाम दिया, शब्द दिया, वो भी किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया। ये बातें मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे फिर से एक बार आपका जो है वो कनेक्शन उस क्लास से बन जाए इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है समसूत्री विभाजन के जो 2 स्टेप है, एक तो कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो उसको स्टार्ट करें। ठीक है, तैयार हो आप? ठीक, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन, इसको इंग्लिश में नाम दे देते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है भाई साहब? कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप है। कौन कौन से स्टेप है? देखो, एक होती है प्रोफेज, एक होती है मेटाफेज, ये चीज वैसे मैं पहली क्लास में बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता देते, एनाफेज और टीलोफेज। हिंदी में कतई नहीं बताने वाला, पहली क्लास में भी बोल चुका हूं। तो 4 नाम इसके हो जाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिर से बोल रहा हूं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। याद होनी चाहिए, इसी क्रम में याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो, केंद्रक विभाजन को हमने इन 4 अवस्थाओं में बांटा है, 4 स्टेज में बांटा है। क्या वास्तव में कोशिका के अंदर ये 4 अवस्थाएं पाई जाती है? सोचने वाली बात है ना कि कोशिका जब विभाजित होती है तो क्या वास्तव में उसके अंदर ये 4 स्टेज होती है कि पहले प्रोफेज होगी, फिर मेटाफेज होती है, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो चीजें हैं ये चीजें हमने बांट रखी है।
जो इंसान है, जो मनुष्य है, जो इसको पढ़ रहे हैं, उन्हीं ने इनको 4 भागों में बांटा है। कोशिका में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 4 अलग स्टेप है कैरियोकाइनेसिस के, नहीं, ये एक लगातार प्रक्रिया है। कोशिका के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो एक लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो सर हमने क्यों बांटा? हमने हमारी सुविधा के लिए, भाई हमको पढ़ने में आसानी हो, हम कोई भी चीज हमारे लिए आसान तो करना ही चाहते हैं ना, तो इसको भी हम अपने लिए आसान करने के लिए हमने इसको 4 अलग अलग भागों में बांट दिया ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें, बस, और कोई इसका मकसद नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टेज नहीं है कि आपको यहाँ पे पता चला कि अच्छा अब प्रोफेज बंद हो गई, मेटाफेज स्टार्ट हो, नहीं, वो हमने ही डिसाइड कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक चीजें हो रही है वो प्रोफेज के अंदर है, और यहाँ से यहाँ तक जो चीजें हो रही है वो मेटाफेज के अंदर है। समझ रहे मेरी बात को? तो हमने सुविधा के लिए इसको 4 भागों में, तो ये बात भी आप लिख लीजिए ताकि कंसेप्ट आपका बनेगा, दिमाग में रहेगी, तो आसान होगा आपके लिए चीजें को रिकॉल करना। केंद्रिक विभाजन एक लगातार प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक लगातार प्रक्रिया है। हमने सुविधा के लिए इसको 4 भागों में बांटा है। हमने सुविधा के लिए, किसकी सुविधा है? जन की सुविधा के लिए, ठीक है, हमने सुविधा के लिए इसको 4 भागों में बांटा है। और वो 4 भाग कौन से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये पहली चीज आपको कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमें एक एक करके पढ़ना है। पहले प्रोफेज पढ़ेंगे कि भाई प्रोफेज के अंदर क्या क्या एक सेल के अंदर चेंज होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं। फिर मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से। पहला हमारा है प्रोफेज। क्या है भाई? प्रोफेज। क्या होता है प्रोफेज के अंदर? प्रोफेज के अंदर क्या होता है बताओ? एक सेल के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं प्रोफेज के अंदर? सबसे पहला बदलाव इसके अंदर, कोशिका के अंदर जो क्रोमेटिन होता है वो संघनित होना शुरू हो जाता है। ये बात बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र कहते हैं इसको, ये है गुणसूत्र। ये क्या है? गुणसूत्र। और यही जब बहुत सारे गुणसूत्र हमारे शरीर में, एक तो गुणसूत्र होता नहीं, बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं, बहुत सारे। तो ये जब गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेट जाते हैं इस प्रकार से, ये जो संरचना बनती है इसको नाम दे देते हैं क्रोमेटिन। ध्यान से समझना एक एक बात को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये है गुणसूत्र। समझ रहे मेरी बात को? अब देखो, गुणसूत्र क्रोमेटिन में बदल सकता है और क्रोमेटिन गुणसूत्र में बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है भाई, कि अगर ये एक दूसरे के ऊपर लिपट जाए तो ये क्रोमेटिन बन जाएगा, और ये क्रोमेटिन खुल जाए वापस तो गुणसूत्र में बदल जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित संरचना जिसे कह सकते हैं, ऐसा ही। तब यहाँ पे अगर क्रोमेटिन गुणसूत्र के रूप में खुलता है तो इसको कहते हैं संघनन। इसको क्या कहते हैं? संघनन। क्रोमेटिन जब गुणसूत्र में बदले तो उसे कहते हैं संघनन, और जब गुणसूत्र वापस क्रोमेटिन में बदले तो इसे कहते हैं विसंघनन। इसे क्या कहते हैं? विसंघनन। ये छोटा सा कंसेप्ट एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो ये चीजें दिक्कत देगी कि यार संघनन क्या होता है, विसंघनन क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, गुणसूत्र में कैसे बदलता है गुणसूत्र क्रोमेटिन में। तो अब क्लियर है कि भाई गुणसूत्र मतलब उसका जो सिंपल पीस होता है वो गुणसूत्र, और जब एक दूसरे के ऊपर लिपट जाए तो क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन वापस खुलता है ना तो वो गुणसूत्र में बदलता है, इसे कहते हैं संघनन, और वापस गुणसूत्र विसंघनित होकर के क्रोमेटिन में बदल जाता है। क्रोमेटिन तो होता है संघनित ताकि गुणसूत्र बदले, और गुणसूत्र होता है विसंघनित ताकि क्रोमेटिन में बदले। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, कहीं साइड में लिख लो इसको। लिख लिया? चलो, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा था वो ये नहीं थी। वो क्या थी? वो ये थी कि जो प्रोफेज अवस्था होती है ना, उस समय क्रोमेटिन का संघनन शुरू हो जाता है। एक कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो क्रोमेटिन के रूप में होता है, वो प्रोफेज के अंदर आकर संघनित होना शुरू हो जाता है। मतलब जो क्रोमेटिन है वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर जो अलग अलग गुणसूत्र है वो अलग अलग दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। पहला स्टेप तो यही। दूसरा स्टेप ये है कि जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक में 4 भाग होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, और उसके अंदर क्रोमेटिन।
तो क्रोमेटिन का तो मैंने बता ही दिया कि ये संघनित होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात उसके अंदर रही केंद्रक झिल्ली की और केंद्रिका की। दो, तो यहाँ पे जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका है वो गायब होना शुरू हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, लुप्त होना शुरू हो जाते हैं और लास्ट प्रोफेज तक जाते जाते एकदम विलुप्त हो जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? एक तो केंद्रक झिल्ली और एक केंद्रिका, ये दोनों ही गायब होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि केंद्रक के जो 3 पार्ट होते हैं उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्रोमेटिन संघनित होकर के गुणसूत्र में बदलना शुरू हो जाता है। दूसरी, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं। और चौथा पॉइंट यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कोशिका के अंदर जो अन्य कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, अन्य कोशिकांग भी तो होते हैं, वो भी धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं। ये काम अर्ली प्रोफेज के दौरान हो रहा है, शुरुआती अवस्था में, और जब लास्ट प्रोफेज तक आप पहुंचोगे तो ये सारी चीजें गायब हो चुकी होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर, इसके अलावा इसके अंदर सेल की जो कंडीशन रहेगी वो वही रहेगी जो आपने एस में पढ़ा, जो G2 में पढ़ा, 2N4C। सेल की कंडीशन क्या रहने वाली है? 2N4C रहने वाली। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको समझाई, इसको अब मैं यहाँ पे लिखूं फिर डायग्राम से समझाऊं, आपको तब तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भागना नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा, अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्रोमेटिन का संघनन शुरू हो जाता है। साथ साथ लिखते जाओ। देखो, खुद के नोट्स बनाने हैं तुम, मैं बार बार कह रहा हूं, खुद के नोट्स बनाने हैं। भरी पड़ी है दुनिया नोट्स से, तो सिलेक्शन उससे नहीं होता, सिलेक्शन खुद के नोट्स से होता है। खुद के नोट्स बनाओ। क्रोमेटिन का संघनन शुरू हो जाता है तथा ऊन की गेंदनुमा संरचना बनती है। ऊन के गेंदनुमा संरचना बनती है, उसको हम नाम दे देते हैं स्पाइरिन अवस्था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्पाइरिन अवस्था का निर्माण माइटोसिस की या एम फेज की किस अवस्था के दौरान होता है? तो प्रोफेज के दौरान। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस व अन्य कोशिकाओं धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। और क्या लिखना है? और लिखना है सर, इसके अंदर तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। तर्कु तंतु, स्पाइंडल फाइबर, तर्कु तंतु स्पाइंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाता है। तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। 3 महत्वपूर्ण टॉपिक या पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक और लिख लो, तारक केंद्र, सेंट्रियोल, तारक केंद्र अपने विपरीत ध्रुवों की तरफ, विपरीत ध्रुवों, पोलर साइड, विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने, इसके अलावा 5वां पॉइंट आपको याद नहीं रखना प्रोफेज के अंदर। और 4 पॉइंट को अब मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। पहले ये बताओ, चारों पॉइंट क्लियर है? पहले ये बताओ, चारों पॉइंट क्लियर नहीं है कि भाई क्रोमेटिन का संघनन शुरू हो जाता है, मतलब क्रोमेटिन खुलना स्टार्ट हो जाता है। इस दौरान एक ऊन की गेंदनुमा संरचना बनती है। आपने देखा होगा ऑब्वियसली, अगर आप विशेषकर ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो ऊन के गेंदनुमा जो अलग अलग रंग की ऊन आती है, गुलाबी, ब्लैक कलर की, ठीक है, अलग अलग कलर की, तो वो ऊन की गेंद जो होती है उसकी जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम नाम दे देते हैं स्पाइरिन अवस्था। ठीक है, और दूसरा होता है इसके अंदर जो केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और अन्य कोशिकाएं वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? सेल के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं प्रोफेज अवस्था के दौरान, वो हम देख रहे हैं। तीसरा,
तर्कु तंतु यानी कि स्पाइंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है। स्पाइंडल फाइबर क्या होता है अभी समझाऊंगा मैं आपको। और चौथा तारक केंद्र जो सेंट्रियोल एक प्रकार का कोशिकांग है, वो अपने विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये अभी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो और भी हमें चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। मान लो हमारे पास एक सेल थी, ये सेल, एक मिनट, ये मान लो हमारे पास सेल है, कोशिका है। उस कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है। भाई कोशिका के अंदर केंद्रक होता है कि नहीं होता है? देखो, अगर आपको चीजें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही है ना, इसका मतलब आप मेरे साथ पहली क्लास नहीं देख के आए। या तो आपने पहली क्लास नहीं देखी, फर्स्ट क्लास इस चैप्टर की, या फिर कुछ भी और भी नहीं पढ़ने पड़ रहा है तो आपने मेरे साथ कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, है ना भाई। मैं क्यों लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने क्यों कोशिका पढ़ाया, उसके बाद कोशिका चक्कर पढ़ा रहा हूँ। मैं मेरी मर्जी है तो पहले प्लांट एनाटॉमी पढ़ा दी, फिर कोशिका पढ़ा दी, फिर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा दी, फिर कोशिका विभाजन, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चीजें स्टेप बाय स्टेप ही दिमाग में जाती है। तो पहले मैं निवेदन करूंगा आपसे, बार बार निवेदन कर रहा हूँ इसलिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, तुम्हें ये भर्ती से तुम चूक ना जाओ। ठीक है, तुम एक्चुअल में पढ़ने का मतलब समझ जाओ, इसलिए मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिका की 7 क्लासें हैं लगभग, वो 7 क्लासें तुम देख के आओ। फिर 8वीं क्लास इसकी है और आज ये 9वीं क्लास है। 9वीं क्लास तक आते आते तुम्हें एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जाएगी, एक एक चीज। अब आप सीधे यहाँ पे कूद के आ रहे हो तो भी मैं कोशिश करता हूँ हर चीज आपके दिमाग में जाए। अगर आप पूरी तरीके से शिद्दत से मेरे साथ बैठे हैं, लगे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ पहले से लेकर के 9th क्लास तक यहाँ पे आए हैं ना, तो आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं लगेगी कि सर हमें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, चल, तो ये कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर ये जो बाहर है ये केंद्रक झिल्ली, उसके अंदर होती है ये केंद्रिका, और उसके अंदर ये है क्रोमेटिन। ये क्या है? क्रोमेटिन। और बाहर यहाँ पे ये क्या है? तारक केंद्र है। ये क्या है? तारक केंद्र। क्या है? तारक केंद्र। तो यहाँ पे ये है क्रोमेटिन, ये है केंद्रक झिल्ली। ये क्या है? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, और ये है केंद्रिका। ये क्या है? केंद्रिका। और ये क्या है? तारक केंद्र। ये है तारक केंद्र। समझ गए? ये मैं बात यहाँ पे इनको नॉमिनेट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, आपको भी लिखना है ऐसे। अब हमें पढ़ना है प्रोपेस, कि प्रोपेस के अंदर इसमें क्या क्या बदलाव होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, ऊपर से देखना है और वो इस कोशिका में बदलाव करने, है ना। चलो कैसे करेंगे, देखो ये कोशिका जरा भी, ये हमारे पास फिर से कोशिका हो गई। सबसे पहला पॉइंट, क्रोमेटिन का संघनन शुरू हो जाता है। मतलब क्रोमेटिन का संघनन मतलब गुणसूत्र के रूप में बदलेगा, वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो गुत्थी बनी हुई थी वो अब खुलेगी, तो यानी कि कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है सर, ये हो गई केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका। इसके अंदर मान लो ये अन्य कोशिकांग भी इधर पड़ेंगे। ठीक है, अदर कोशिका, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका व अन्य कोशिकांग गायब हो जाते हैं। तो ये इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली है, इसको हम गायब होता हुआ दिखाई दे देते हैं। पूरा तो गायब नहीं करेंगे, लेकिन गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इसके अंदर केंद्रिका, ये भी क्या हो गई? गायब हो रही है। और कोशिकांग भी गायब हो गई, यहाँ पे जो कोशिकांग थे वो भी गायब हो गए। और अगला पॉइंट देखो, तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। अब समझो तर्कु तंतु क्या होता है। ये है आपका तारक केंद्र, 2 तारक केंद्र थे। तो यहाँ पे ये जो तारक केंद्र है ना, इस तारक केंद्र के ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल्स, अगर आपने मेरे साथ पहली क्लास कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती हैं। वो सूक्ष्म नलिकाएं ऐसे इसके ऊपर संरचना बनाती हैं, इसको कहते हैं तर्कु तंतु। तो तर्कु तंतु क्या होता है? तारक केंद्र के ऊपर जो महीन तंतुनुमा संरचना होती है, जो सूक्ष्म नलिकाएं की संरचना होती है, उसे हम तर्कु तंतु कहते हैं। तर्कु तंतु का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर। और चौथा पॉइंट, तारक केंद्र, यानी कि ये तारक केंद्र है, ये अपने विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर भी तर्कु तंतु बनेंगे। ये इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा,
और ये इधर जाना, विपरीत विपरीत ध्रुव तो यही है ना, एक ये ध्रुव है, एक ये ध्रुव है ना, ये ऑपोजिट पोल है, तो ये विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये है प्रोफेज, ये है प्रोफेज का डायग्राम जो आपको बनाना है, समझना है बस। एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि प्रोफेज का डायग्राम क्या है या कौन सा डायग्राम है प्रोफेज का, बताओ, नहीं। आपके अगर आपने ये दिमाग में डायग्राम रखा तो आपको ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी, दिमाग में लोड कम हो जाता है। कितनी सारी चीजें रटोगे, बायोलॉजी 11-12 की अगर आप तुम नोट्स बनाने बैठोगे 300-400 पेज भर जाएंगे। क्या 300-400 पेज तुम रट सकते हो? उसको रिवीजन करने में आपको 1 महीना लग जाएगा, है ना। तो चीजों को आसान करने के लिए, दिमाग में लोड कम करने के लिए थोड़ा तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे लिए बोझ कम हो जाएगा। प्रोपेज क्लियर है? प्रोपेज क्लियर है कि नहीं ये बताओ। अब प्रोपेज में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 4 पॉइंट मैंने बताए, चारों को डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया। एक चीज और लग लो, मैं भूल जाता, सेल की कंडीशन वही रहती है, सेल की कंडीशन वही रहेगी, 2n4c जो पीछे थी वही कंडीशन रहेगी। स्क्रीनशॉट लो इसका, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मेटाफेज पे बढ़ते हैं, फिर हम बढ़ते हैं मेटाफेज पे। चलो मिटाओ, मेटाफेज इससे भी आसान है। अब इससे आगे कंटिन्यू मेटाफेज में चीज होगी, है ना, कंटिन्यू चलेगी, मेटाफेज में होगी, मेटाफेज से आगे फिर कंटिन्यू एनाफेज में जाएगी, बस मिटा दो, मिटा दो। चलो पूरा ही मिटा रहा हूं। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। इतने समझदार तो हो गए आप, है ना, वैसे आप समझदार ही थे, ठीक है। कोई बच्चे दिल पे ले लेते, सर आप हमें समझदार अभी कहने लगे, हम तो पहले से ही थे, इसका मतलब आप हमें पहले से मूर्ख समझते थे, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे बच्चे हैं। सेकंड मेटाफेज, क्या होती है मेटाफेज? मेटाफेज, मेटाफेज के अंदर पहला पॉइंट लिखो, केंद्रक झिल्ली के, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली के पूर्ण रूपेण से गायब होना मेटाफेज की शुरुआत का सूचक। ये बात कितनों को समझ में आई, कितनों को नहीं आई, बताओ। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है कि जो केंद्रक झिल्ली होती है उसके पूर्ण रूपेण गायब होने का मतलब है मेटाफेज स्टार्ट। ये बात तो समझ में आ गई भाई। जैसे ही केंद्रक झिल्ली, हमने प्रोपेज में क्या पढ़ा, केंद्रक झिल्ली गायब होती है, तो जैसे ही केंद्रक झिल्ली पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई, पूरी तरीके से नष्ट हो गई, इसका मतलब वहां पे मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है। ये मेटाफेज शुरू होने का इंडिकेटर है। क्या है कि जैसे ही केंद्रक झिल्ली पूरी रूप से गायब हुई, उसका मतलब प्रोफेज वहां पे खत्म, मेटाफेज स्टार्ट। क्लियर? चलो अब मेटाफेज के अंदर क्या क्या होगा देखो। अब एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पे मेटाफेज देखो, अब जो क्रोमेटिन थे वो गुणसूत्र में बदल गए, गुणसूत्र में बदल गए, क्रोमेटिन थे पहले ऐसे थे, अब वो गुणसूत्र में बदल गए, वहां पे आपने देखा खुले। अब उनके ऊपर पहले तो जो गुणसूत्र थे, मान लो ये गुणसूत्र थे, ठीक है, क्रोमेटिन था, तो उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली थी, थी कि नहीं थी? थी। अब केंद्रक झिल्ली आप कह रहे हो कि प्रोफेज के अंदर गायब हो गई, तो ये तो फिर कंट्रोल ही नहीं होंगे, ये तो फिर कोशिका द्रव्य में इधर उधर भागते रहेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है देखो, पहले तो ये लिख लो कि मेटाफेज के दौरान संघनन समाप्त हो जाता है, संघनन समाप्त हो जाता है, गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो इस बात के अंदर तो मुझे नहीं लगता आपको डाउट है, क्योंकि मैं आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर कर चुका हूं कि भाई क्रोमेटिन अगर पूरा खुल जाएगा तो वो गुणसूत्र बदल जाएगा, और गुणसूत्र फिर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। भाई अगर गुत्थे के रूप में तो गुणसूत्र अच्छे नहीं दिखाई देंगे, अगर वो खुल जाएंगे तो गुणसूत्र प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट मोटा दिखाई देने लगता है। तो वही बात यहाँ पे की गई, ठीक है। तो मेटाफेज के दौरान संघनन समाप्त हो जाता है, गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, इसलिए
इसलिए एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेगा, ध्यान देना। इसलिए गुणसूत्रों की आकारिकी मॉर्फोलॉजिकल आकारिकी के अध्ययन हेतु मेटाफेजिक क्रोमोसोम चुना जाता है। मेटाफेजिक क्रोमोसोम क्या होता है? गुणसूत्र। मेटाफेजिक क्रोमोसोम चुना जाता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? 2 पॉइंट मैंने अभी तक बताए, दोनों एकदम क्लियर होने चाहिए। पहली बात, केंद्रक झिल्ली गायब, मतलब मेटाफेज स्टार्ट। दूसरी बात, गुणसूत्र का संघनन हो जाता है समाप्त। और अगर गुणसूत्र बिल्कुल संघनन समाप्त हो गया मतलब पूरी तरीके से खुल गए, और पूरी तरीके से खुल गए मतलब गुणसूत्र अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए। और इसी वजह से, क्योंकि गुणसूत्र यहाँ पे बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी आकृति का अध्ययन अगर करना है तो हम मेटाफेजिक क्रोमोसोम चुनते हैं। ये बात भी क्लियर है? बिल्कुल सर। तीसरी बात यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखनी है, ये आपको शायद समझ में नहीं आए, लेकिन लिखो एक बार, मैं समझाऊंगा। तर्कु तंतु गुणसूत्र बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु के, अरे यार 1 मिनट रुको इसको, हाँ ठीक है। तर्कु तंतु गुणसूत्र बिंदु के काइनेटोकोर पर जुड़ जाते हैं तथा गुणसूत्रों को खींचकर मध्य रेखा की तरफ व्यवस्थित करते हैं और इसे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है? ये 3 बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं ध्यान में रखना। 3 बातें ध्यान में रख लोगे सर। 2 बातें तो समझ में आ गई, नीचे तीसरी आपने जो बात लिखी वो समझ में नहीं आई। बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अभी डायग्राम बनाओ, डायग्राम से सबको समझ आ जाएगा। अब देखो, मेटाफेज के अंदर अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं, यहां पे बनाऊं, ये कोशिका है, ठीक है? अब कोशिका के अंदर यहां पे क्या क्या बदलाव होंगे देखो। पहले छोटी कोशिका बनाते हैं इसके, ये ठीक है। अब यहाँ पे गुणसूत्र देखो, तार के अंदर उसके अंदर विपरीत ध्रुवों की तरफ चले गए थे, बिल्कुल चले गए थे सर। इतनी बात देखो, प्रोफेज भी यहाँ पे क्लियर होगी तभी मेटाफेज समझ में आ जाएगी। तार के अंदर विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कहाँ पे किए थे? प्रोफेज में, तो विपरीत ध्रुव भी चले गए। तर्कु तंतु का निर्माण कहाँ पे शुरू हुआ? तर्कु तंतु का निर्माण सर प्रोफेज के अंदर शुरू हुआ, तो बिल्कुल ये प्रोफेज के अंदर। गुणसूत्र पूरी तरीके से खुल चुके थे यहाँ पे आते आते, मतलब क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं? खुल चुके हैं, है ना? गुणसूत्र पूरी तरीके से खुल चुके। अब यहाँ पे चूंकि इनके ऊपर कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो ये पूरे कोशिका तरफ बिखर गए। नहीं तो इसके अंदर जहाँ पे मान लो यहाँ पे केंद्र था तो सारे इसके अंदर ही थे। अब इसके अंदर केंद्रक झिल्ली है नहीं, तो पूरे के पूरे गुणसूत्र बिखर गए। अब इन गुणसूत्र ये जो बिखर गए, ये जो तर्कु तंतु है, ये तर्कु तंतु यहाँ पे इनके ये बीच वाला जो बिंदु होता है ना, गुणसूत्र ऐसा होता है। देखो ये जो बिंदु होता है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये क्या होता है? सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु। और इस सेंट्रोमियर के आसपास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये इसे बोलते हैं काइनेटोकोर। इसे क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ये तर्कु तंतु की जैसी संरचना होती है, यानी कि जैसे तार केंद्र पे ये सूक्ष्म नलिकाएं निकली रहती है ना, इसको अपन तर्कु तंतु कहते हैं। ये भी एक तरीके से यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु से भी सूक्ष्म नलिका निकली रहती है, जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो दोनों एक ही चीज है। तो ये दोनों जो है ना, क्योंकि दोनों सेम है भाई, ये भी सूक्ष्म नलिका, ये भी सूक्ष्म नलिका, तो ये जो है ये तर्कु तंतु यहाँ पे इन काइनेटोकोर पे आके जुड़ जाता है। ये कहाँ पे जुड़ रहा है? काइनेटोकोर पे आके जुड़ जाता है। समझ गए मेरी बात को?
और जुड़ करके इनको क्या करते हैं, खींच करके बिल्कुल बीच में, यहाँ पे मिड लाइन है ना, यहाँ पे व्यवस्थित करता है इसको, क्योंकि लगाम लगाना जरूरी है ना। इसके ऊपर से कोशिका झिल्ली हटी तो ये तो बिल्कुल आवारा ही फिरने लगे, है ना। तो इनके ऊपर ये एक तरीके से लगाम है इसके ऊपर, और लगाम इन्होंने क्या किया, इनको यहाँ पे ऐसे बीच में व्यवस्थित कर दिया, ये है ना, ये आपका ये देखो। और ये जो है ना, इसे बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इसे क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट का नाम दिया जाता है। समझ गए मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे ये इसके ऊपर ये वो एस्टर क्या कहते हैं उसको, तंतु निकले, ये मेटाफेज अवस्था है। डायग्राम से क्लियर हुई, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो तर्कु तंतु है, तर्कु तंतु आपको पहले से ही पता है क्या होता है कि तार के अंदर से जो सूक्ष्म नलिका संरचना कहते हैं उसको तर्कु तंतु कहते हैं। वो गुणसूत्र बिंदु के काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर आपको समझ में नहीं आया तो गुणसूत्र बिंदु होता है इनके बीच का, जो मिड पॉइंट होता है इनके बीच का, उसको गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। उस गुणसूत्र बिंदु से जो सूक्ष्म नलिका निकलती है उसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो यानी कि इस सूक्ष्म नलिका से ये सूक्ष्म नलिका जुड़ती है ना, तो काइनेटोकोर पे जाकर जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद इन सभी को खींचकर मध्य रेखा में व्यवस्थित कर देती है, बीच में व्यवस्थित कर देती है, जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो मेटाफेज आपका एकदम बिंदास क्लियर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एनाफेज पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एनाफेज पढ़ेंगे। एनाफेज भी सिंपल है, कोई ज्यादा इसके अंदर नहीं है। एनाफेज के अंदर बताओ, चलो तीसरा स्टेप है एनाफेज। अब ज्यादा नहीं बची हुई क्लास, 10 मिनट 15 मिनट मान लो मैक्सिमम, ठीक है। अब ज्यादा क्लास नहीं बची है, तुम भागना मत, पूरी करके जाना इसको। एनाफेज क्या होती है, एनाफेज के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे एक कोशिका में, ये भी बहुत आसान है। इसके अंदर जो सबसे मुख्य पॉइंट जो आपको याद रखना है ना, इसमें गुणसूत्र बिंदु जो होता है, गुणसूत्र बिंदु अब आपको पता चल गया, इंग्लिश वालों को सेंट्रोमियर को कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु बीच में से टूट जाता है। क्या हो जाता है भाई, बीच में से टूट जाता है। गुणसूत्र बिंदु बीच में से टूट जाता है, जिससे गुणसूत्र अपने विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं, और विशेष प्रकार की आकृतियां, वो विशेष प्रकार की आकृतियां कौन सी है, जैसे VLJI आकृतियां बनाते हैं। इसलिए गुणसूत्रों की आकृति के अध्ययन हेतु एनाफेजिक क्रोमोसोम चुना जाता है। एनाफेजिक क्रोमोसोम चुना जाता है। बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आई। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि सर ने ये एक पॉइंट लगाया, नहीं, ये यहाँ पे 4 पॉइंट है, लेकिन मैंने साथ में इसको कनेक्ट करके लिखा है ताकि चारों पॉइंट एक साथ याद हो जाए। भाई अलग अलग 4 पॉइंट लिखे है ना, तो एक तो दिमाग में ये अटैक रहता है, यार एनाफेज के अंदर 10 पॉइंट है ना, ऐसे भाई अलग अलग मैं लिखा हूँ। जैसे मैंने प्रोफेज में आपको 4 पॉइंट लिखा है, तो आपको लग रहा है वो 4 पॉइंट है, लेकिन वो एक्चुअली में आप जब उसको खोल के पढ़ोगे तो वो लगभग 10 के आसपास पॉइंट है ना। वैसे ही एनाफेज के अंदर ये 1 पॉइंट मैंने लिखा है, लेकिन इसमें 4 पॉइंट है। कौन कौन से, देखो पहला पॉइंट, इसमें गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर बीच में से टूट जाता है। पहला पॉइंट इसके अंदर कि जो सेंट्रोमियर है वो बीच में से टूट जाता है। दूसरा पॉइंट, गुणसूत्र अपने विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं, ये दूसरा पॉइंट।
ये क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जो गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुवों, जैसे तार के अंदर विपरीत ध्रुवों की तरफ जा रहे थे, वैसे ही गुणसूत्र भी अपने विपरीत ध्रुवों की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, जब ये विपरीत ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो विशेष प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, गुणसूत्रों की आकृति के अध्ययन के लिए एनाफेजिक क्रोमोसोम को चुना जाता है। लेकिन मैंने चारों को साथ में लिखा दिया। कैसे लिखा है कि सबसे पहले मैंने लिखा है कि गुणसूत्र बिंदु जो है वो बीच में से टूट जाता है। अगर गुणसूत्र बिंदु बीच में से टूटेगा तभी तो गुणसूत्र अपने विपरीत ध्रुव की तरफ गमन करेंगे, तो ये बात साथ में लिख होगी। और जब ये गुणसूत्र अपने विपरीत ध्रुव की तरफ जाते हैं तो विशेष प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, ये तीसरा पॉइंट इससे लिंक हो गया। और चौथा पॉइंट, जब ये आकृतियां बनाते हैं विशेष प्रकार की, इसीलिए तो जो आकृति का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो एनाफेजिक क्रोमोसोम से करिए। जैसे गुणसूत्र की आकारिकी के अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम चुनिए, उसी प्रकार आकृति के लिए एनाफेजिक क्रोमोसोम है। बताओ इस पॉइंट में किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट आप और लिख लो, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। इसका क्या मतलब सर, अभी समझाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। आपने सेल कंडीशन पढ़ा, सेल कंडीशन पढ़ा, क्या पढ़ा बताओ? जीवन के अंदर पढ़ा 2n2c। एक बार मैं पूरा फिर से पढ़ा रहा हूं। जीवन में 2n2c, एस फेज के अंदर चूंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था तो वहां पे 2n4c हो गया, है ना, डीएनए की मात्रा बढ़ गई। फिर अभी तक 2n4c चलता आ रहा है। G2 में 2n4c, प्रोपेज में 2n4c, मेटाफेज के अंदर भी अगर मैंने नहीं लिखा है तो लिख लेना 2n4c। लेकिन यहाँ पे एनाफेज के अंदर 2n4c नहीं होगा, तो क्या होगा सर, यहाँ पे होगा 4n4c। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एनाफेज होता है उसके अंदर सेल की कंडीशन 4n4c, और 4n का मतलब 2n से 4n होना, यानी कि जो गुणसूत्रों की संख्या पहले 2n थी वो 4n हो गई। इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, डबल हो गई, द्विगुणित हो गई। कैसे हुई सर, ये इस पॉइंट से समझ में आ रहा है बिल्कुल कि जो गुणसूत्र थे आपके, ये मान लो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार के थे, तो यहाँ पे ये बीच में सेंट्रोमियर था, ये सेंट्रोमियर बीच में से टूट गया, तो टूटेगा तो ये अलग हो जाएंगे ना, ये अलग हो गए, तो एक गुणसूत्र के दो गुणसूत्र बन गए। समझ गए, एक गुणसूत्र के दो गुणसूत्र बन गए। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र बिंदु बीच में से टूट गया, और टूटा तो ये दोनों अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है सर, कैसे? ये पॉइंट आप एग्जाम से डायग्राम से समझिए। तो ये हमारी क्या रही, से मेटाफेज के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से गुणसूत्र व्यवस्थित है, देखा है ना, ये ऐसे बंधे हुए थे कि नहीं थे, बताओ? ये क्या थी, ये तो थी मेटाफेज। ये क्या है, ये तो मेटाफेज है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये ऊपर वाला तार के अंदर और ये नीचे वाला तार के अंदर, है ना, दिख रहा है कि नहीं, ये ऊपर वाला तार के अंदर, ये नीचे वाला तार के अंदर, और यहाँ से तर्कतंतु तो निकल रहे जो गुणसूत्र को बांधे हैं ऐसे। अब ये क्या करेंगे, इनके ऊपर दबाव बनाएंगे, इसे खींचेंगे, पुलिंग फोर्स जिसको कहते हैं, खिंचाव बल, पुलिंग फोर्स, खिंचाव बल लगेगा इस पे, तो ये बीच में से टूट जाएगा। कैसे टूटेगा देखो, ये देखो, ये बीच में से टूट गया, इसको ऊपर वाले ने खींच लिया, इसको नीचे वाले ने खींच लिया। ये क्या हुआ, इनको खींच लिया भाई, ज्यादा फोर्स लगा, तो ये एनाफेज अवस्था है। ये क्या है, एनाफेज कंडीशन। गुणसूत्र बिंदु था इन दोनों के बीच में, वो टूट गया, तो ये इनको इधर इधर खींच लिया गया। ठीक है, मान लो ये ऐसे खींचा तो ये अलग अलग हो गई। एनाफेज क्लियर होनी चाहिए सबकी। मेन दो ही बातें एनाफेज में, गुणसूत्र बिंदु बीच में से टूट जाता है और कोसी गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। दो बातें, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपके दिमाग में बस दो पॉइंट रहेंगे, तो आपको एनाफेज क्लियर है। क्या पॉइंट सर? पहला पॉइंट तो कि इसके अंदर गुणसूत्र बिंदु बीच में से टूटेगा। अब आपको अगर दिमाग है गुणसूत्र बिंदु बीच में से टूटा, मतलब आप डायग्राम बना सकते हैं, और गुणसूत्र बिंदु बीच में से टूटेगा तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, द्विगुणित हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सेल की कंडीशन 2n थी तो उससे 4n हो जाएगी। सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी अगर आपको ढंग से इसमें आपने समझ लिया। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका एनाफेज खत्म। और एनाफेज क्या सर, पूरा ही खत्म आपका, माइटोसिस ही खत्म, मतलब कैरियोकाइनेसिस जो हम पढ़ रहे थे वो खत्म। सर आप टेलोफेज भूल गए, नहीं भूला,
अभी बताऊंगा टीलोफेज में, अभी आप इसको लिखो। लिख लिया? चलो अब हमें पढ़ना है टीलोफेज। टीलोफेज कुछ भी नहीं है, प्रोफेज की उल्टी टीलोफेज होती है। यानी कि अब तो खत्म हो गया, अब तो कैरियोकाइनेसिस खत्म। नहीं सर बताओ, मैं समझ में नहीं आया। चौथा आपका हो जाएगा टीलोफेज। टीलोफेज क्या होती है? टीलोफेज जो कुछ भी चीजें प्रोफेज के अंदर आपने देखी, जो भी हुई, उसका जस्ट उल्टा ऑपोजिट नहीं होता है। विलोम शब्द सुना? गाय का भैंस होता है, गाय का बैल, है ना, दिन का रात। वैसे ही जो प्रोफेज के अंदर हुआ उसके अंदर नहीं लगा दो, है ना, नोट लगा दो, वो क्या हो जाएगा? टीलोफेज, जस्ट उल्टा, जस्ट। तो इस टीलोफेज को हम एक नाम दे देते हैं रिवर्स। रिवर्स क्या होता है? रिवर्स तो आपको पता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ये टीलोफेज का नाम है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का उल्टा। कैसे? सुनो, वहां पे हमने क्या कहा कि क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र में बदल जाता है, यही तो कहा। तो यहां पे क्या कहेंगे? गुणसूत्र विसंगनित होकर, ये बात मैंने वहां पे क्लियर भी की थी, विसंगनित होकर वापस क्रोमेटिन में बदल जाता है, वापस क्रोमेटिन में बदल जाता है। उसके अंदर क्रोमेटिन गुणसूत्र में बदल रहा था, यहाँ पे गुणसूत्र क्रोमेटिन बदल रहा था, वहां पे संघनन हो रहा था, यहाँ पे विसंगनन हो रहा है, हुआ ना ऑपोजिट? ठीक है। दूसरा, गुणसूत्र अपने विपरीत ध्रुवों तरफ, विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जा रहे थे, आपने देखा होगा, उसको खींच करके आधे उधर जा रहे थे, आधे नीचे जा रहे थे, है ना। तो यही तो थे विपरीत ध्रुव। अपने विपरीत ध्रुवों पर केंद्रक झिल्ली से बंधित हो जाते हैं। वहां पे तो क्या हो रहे थे? केंद्रक झिल्ली गायब हो रही थी, यहाँ पे फिर से केंद्रक झिल्ली से बंधित होते हैं, केंद्रक झिल्ली से बंधित हो जाते हैं। केंद्रिका व अन्य कोशिकांग जो वहां पे गायब हुए थे, केंद्रिका व अन्य कोशिकांग दिखाई देने लग जाते हैं, यानी वापस आ जाते हैं। और चौथा पॉइंट, वहां पे तर्कु तंतु का निर्माण होता था, यहाँ पे तर्कु तंतु का विघटन हो जाता है। तर्कु तंतु का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। यानी कि पूरी की पूरी प्रोफेज की उल्टी टेक दो, पूरी की पूरी, कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाना। इसलिए तो मैंने सबसे ऊपर लिख दिया रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं रखना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बच्चे इतने भोले होते हैं, नहीं लिखा हो तो फिर वो नाराज हो जाते हैं, इसलिए बताया। बाकी तुम्हें ये याद रखना है, कहीं कुछ भी नहीं रखना। प्रोफेज अगर आप याद रख ली, हो गया आपका, ठीक है। डायग्राम भी बनाऊं क्या? लो डायग्राम भी बना देते। ये सेल है, आपको पता है गुणसूत्र तो विपरीत ध्रुवों की तरफ चले गए थे, तो यहाँ पे देखो वापस ये विसंगनित होकर इसमें बदल गए, केंद्रक झिल्ली वापस आ गई, और इसके अंदर ये केंद्रिका भी वापस आ गई। कुछ गुणसूत्र इस ध्रुव पे आए थे, क्योंकि विपरीत ध्रुव बोले ना, तो कुछ गुणसूत्र इस ध्रुव पे आए, इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली आई और केंद्रिका गई। अब देखो केंद्र का विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? पहले जो कोशिका के अंदर अपने देखा एक केंद्रक था, उससे अब एक उसी कोशिका में दो केंद्रक हो गए हुए, तो ये इसे बोलते हैं केंद्रक विभाजन। ये क्या हो गया? केंद्र का विभाजन हो गया। बिल्कुल आप देख रहे हैं, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए। अब केंद्रक विभाजन हो गया, अब हमें पढ़ना है कोशिका द्रव्य विभाजन। भाई ये इसके अंदर पूरा कोशिका द्रव्य बड़ा पड़ा है ना। तो अब यहाँ से ये बीच में से टूट जाएगा, तो ये कोशिका द्रव्य विभाजन, और फिर एक सेल से दो सेल, इसे तो समसूत्री विभाजन कहते हैं कि एक कोशिका से दो कोशिका अगर बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। बस ये इसका स्क्रीनशॉट लो। ये आपकी कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमें पढ़ना है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन। मिटाओ इसको। चलो अब हमारा सेकेंड स्टेप है, वो है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। हमने अभी पढ़ा क्या? कैरियोकाइनेसिस। अब दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या होता है? साइटोकाइनेसिस,
कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। चल शुरू है। देखो अब देखो, कोशिका दो होती है, दो सेल, क्या कोशिका बहुत होती है, दो प्रकार की होती है यूकेरियोटिक कोशिका में। एक तो प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका, एक होती है एनिमल सेल, जंतु कोशिका। फिर से कह रहा हूं, अगर आपने कोशिका वाला चैप्टर मेरे साथ पढ़ा तो उसके अंदर हम बिल्कुल उसको डिफरेंस करके पढ़े थे। पादप कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है सर। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती, ये भी पता है। और ये भी पता है कि कोशिका भित्ति एक कठोर और मोटी परत होती है, ये भी पता है, ठीक है सर। तो इससे यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे है मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका, और एक प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। एनिमल सेल में कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है और प्लांट सेल में कैसे होता है। एनिमल सेल के अंदर तो होता है कोशिका खांच द्वारा, कोशिका खांच, खांच मतलब सेल्फ रो, गड्ढा पड़ जाता है उसके अंदर, कोशिका खांच द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसके द्वारा विभाजन होता है, कोशिका खांच द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन। और इस कोशिका खांच की जो वृद्धि होती है वो होती है अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय वृद्धि का मतलब है बाहर से केंद्र की ओर, ये कोशिका, और इस कोशिका के अंदर क्या होगा, ये आपका केंद्र का मान लो, दो केंद्र, यहां पे इसके अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं ऐसे, ये ऐसे, ये, और ये अंदर की तरफ वृद्धि करते हैं ऐसे। तो ये तो होगी कोशिका खांच, और ये इसके अंदर की तरफ वृद्धि कर रहा है, बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि अभिकेंद्रीय, ये केंद्र की तरफ वृद्धि करता है, अभिकेंद्रीय वृद्धि। और फाइनली ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी फिर इसके अंदर, ठीक है। ये अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा और ये दो भागों में टूट जाएगी। तो ये तो हुआ एनिमल सेल में। लेकिन जो प्लांट सेल है उसके अंदर ये गड्ढा पड़ना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो कठोर भित्ति होती है भाई, कठोर भित्ति है उसके ऊपर, तो ये गड्ढा तो उसके ऊपर पड़ नहीं सकता। तो सर तो क्या होगा, तो इसके अंदर जो होता है वो होता है सेल प्लेट के द्वारा। इसमें किसके द्वारा होगा, सेल प्लेट के द्वारा। और ये जो सेल प्लेट वृद्धि करती है वो वृद्धि करती है अपकेंद्रीय वृद्धि, अपकेंद्रीय वृद्धि। जैसे कि मान लो ये पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका के अंदर ये आपका दो केंद्र, यहाँ पे इसके अंदर बीच में ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनती है सेल प्लेट जिसको अपन कहते हैं, और ये बाहर की तरफ वृद्धि करती है ऐसे, और फिर फाइनली ये दो भागों में टूटती है। समझ गए। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। आपको बढ़िया ढंग से जैसे लिखना है वैसे लिख दो। मैंने आपको कॉमन चीजें बता दी कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका खांच के द्वारा होता है, जो कि कोशिका खांच जो है कि अभिकेंद्रीय वृद्धि करती है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, और फाइनली दो भागों में टूट जाएगा। लेकिन जो प्लांट सेल है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोशिका द्रव्य विभाजन हमने देख लिया। अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें और देख लो। कभी कभी क्या होता है कि केंद्र का विभाजन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो कोशिका द्रव्य होता है उसका विभाजन होता ही नहीं है ना भाई। ये मान लो सेल है, उस सेल के अंदर केंद्र का विभाजन तो हो गया, अब कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ ही नहीं। तो इससे क्या होगा, बहुकेंद्र की कोशिका बन जाएगी। एक ही कोशिका में एक से अधिक केंद्र हो जाएंगे, उसे तो बहुकेंद्र की कहते हैं, ठीक है। तो ये बात लिख लेते हैं कि कभी कभी केंद्रक विभाजन के पश्चात, केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन होता ही नहीं, जिससे बहुकेंद्र की अवस्था बन जाती है, बहुकेंद्र की अवस्था बन जाती है या कोशिका बन जाती है। इसे कहते हैं मुक्त केंद्र की विभाजन, मुक्त केंद्र की विभाजन, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, ड्रिंकेबल कोकोनट, नारियल पानी जो होता है ना, नारियल पानी, वो इसका एग्जांपल है। उसमें ये कंडीशन होती है कि भाई केंद्र का तो विभाजन हो गया लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका साइटोकाइनेसिस होता है कंप्लीट। अब हमें एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ना है कि माइटोसिस का महत्व क्या है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द माइटोसिस,
वो हमें पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम माइटोसिस का महत्व पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं और आज के लिए इतनी रखते हैं। फिर कल हम पढ़ेंगे अगली क्लास में अर्धसूत्री विभाजन। आज हमें क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंस, लास्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। अच्छा, समसूत्री विभाजन का महत्व या माइटोसिस समसूत्री विभाजन का महत्व, ये चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या महत्व इसका? वृद्धि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी जीव के आकार में वृद्धि के लिए माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आकार में वृद्धि के लिए कैसे? समसूत्री विभाजन का मतलब है एक कोशिका से दो कोशिका बनना, यानी कि 2 से 4, 4 से 8। तो अगर मान लो संख्या कोशिका की, नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ रही है, कोशिका की संख्या बढ़ रही है, तो उसकी आकृति में भी तो वृद्धि होगी, उस जीव के आकार में भी तो वृद्धि होगी। और एक जीव के आकार में वृद्धि होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आप बताओ। आप जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय जो आपकी साइज थी और अभी जो आपकी साइज है, क्या वो बराबर है? नहीं। क्यों नहीं है बराबर? उसके अंदर वृद्धि कैसे हुई? कोशिका विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो एक जीव के आकार में, जीव के आकार में वृद्धि हेतु आवश्यक है। कैसे? नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेंगे तो आकृति में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट माइटोसिस का जो आपको याद रखना है कि युग्मक निर्माण के दौरान माइटोसिस होता है। जीवों में कोई भी जीव होता है उसमें युग्मक, गैमेट फॉर्मेशन जब होता है, युग्मक निर्माण के दौरान माइटोसिस होता है। कौन सा? माइटोसिस। और क्या याद रखना है? और याद रखना, किसी भी जीव की सभी कोशिकाओं में, कोई भी जीव है उसकी सभी कोशिकाओं में समान गुणसूत्रों की संख्या, समान गुणसूत्रों की संख्या बनाए रखने हेतु आवश्यक है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर जो प्रत्येक कोशिका है उसके अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो कोशिका है उसके अंदर जो है वो 42 गुणसूत्र है, इस वाली में 46 है, इस वाली के अंदर 48 है। ऐसे नहीं, सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र 46 है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माइटोसिस। किसी भी जीव की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान हो, ये कौन डिसाइड करता है? माइटोसिस। इसके लिए कौन महत्वपूर्ण है? माइटोसिस। और क्या है सर? कोशिका का आकार बनाए रखना। इसका क्या मतलब? कोशिका का आकार बनाए रखना मतलब एक कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखना। जैसे मान लो ये एक सेल है और इसके अंदर ये केंद्रक है। ठीक है, ये क्या है? केंद्रक है। ये कोशिका क्या करी? वृद्धि करी। कोशिका क्या करी? वृद्धि करी। तो मान लो ये कोशिका भी इतनी बड़ी, लेकिन उसके अंदर जो केंद्रक है वो तो अभी भी इतना ही। यानी कि यहाँ पे जो केंद्रक द्रव्य का आयतन है और कोशिका द्रव्य का जो आयतन है उसके अंदर बदलाव आ गया। भाई यहाँ पे देखो, केंद्र का जो आयतन और कोशिका द्रव्य का आयतन था उसके अंदर एक निश्चित अनुपात था। यहाँ पे केंद्र का आयतन तो वही है, कोशिका द्रव्य का आयतन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो ऑल ओवर जो है इसके अंदर ये क्या हो गया? इसके अंदर ये कम हो गया। इसको वापस मेंटेन करने के लिए ये दो भागों में टूटती है। ये क्या होगी? दो भागों में टूटेगी, जिससे इसके पास जितना हिस्सा आना चाहिए उतना ही आएगा और दूसरा हिस्सा इस वाले केंद्र के पास आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है उसको मेंटेन रखने के लिए भी समसूत्री विभाजन होता है। ये चार महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस इसके हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये आई होप आपको समझ में भी आ गए। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको कोई भी अदर
चीज़ें मुझे नहीं लगता पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आप पढ़ना चाहो कि मुझे एनसीईआरटी देखनी है, मुझे आरबीएससी की बुक देखनी है, मुझे वो रेफरेंस बुक देखनी है, तो वो आपकी मर्जी, आप देख सकते हैं, उसमें आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपका सिलेक्शन है और वो आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बाकी मैंने मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी से आपको एक एक चीज़ कवर करवाने की कोशिश की। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे और मुझे इससे ये भी पता चलेगा कि किस किस ने इस क्लास को लास्ट तक देखा है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी इसको बीच में स्किप करते हैं, निकाल के छोड़ देते हैं, उसे कोई मतलब नहीं। और जिन्होंने लास्ट तक देखी है, मैं ये भी कह सकता हूँ दावे के साथ कि सिलेक्शन भी उनका ही होता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, आसान नहीं है, हर किसी से नहीं होगी, है ना। और जो कर लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा, बस इतनी सी बात है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्काई रॉकेट चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बता देना। अगर बढ़िया लगी तो अपने एक दो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, ठीक है। बाकी आप अगली क्लास में मियोसिस पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।